नमस्कार, मैं हूँ ध्रुवी। हमारे मंच पर आपका स्वागत है। जैसे कि आप देखते हैं कि रोज़ हम शाम को देश विदेश के राजनीति पर बात करते हैं, तो हमारे साथ आज जुड़े हैं जीएस टीवी के वरिष्ठ पत्रकार अनिल पटेल। तो अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कि धन्यवाद ध्रुवी। तो अनिल जी, आपका मेरे साथ पहला सवाल ये है कि महाराष्ट्र का चुनाव बीच में छोड़कर पीएम मोदी विदेश चले गए हैं, इसका क्या संदेश जाता है? ध्रुवी, बहुत महत्व का सवाल आपने पूछा है। बहुत लोग ये जानना चाहते हैं कि अभी महाराष्ट्र का चुनाव खत्म नहीं हुआ और उसके पहले नरेंद्र मोदी का विदेश चले जाना, या उनका हो सकता है कि तयशुदा कार्यक्रम हो। लेकिन अगर आपकी सेना को छोड़कर अगर राजा ही बीच रण में छोड़ के चला जाए तो स्वाभाविक है कि आपकी जो सेना का मोरल है वो डाउन होना स्वाभाविक है। ऐसे तो सरकार कहे या संगठन कहे, पूरा जो कामकाज है वो स्वयं अमित शाह देख रहे हैं। इससे उनके न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक उसी तरह हरियाणा में भी आपने देखा होगा कि पीएम नरेंद्र मोदी कुछ समय पहले ही अपना जो प्रचार अभियान दोनों ने जो है वो छोड़ दिया था, और कहते हैं कि इंटरनल पॉलिटिक्स यूं कहें कि जो रणनीति है वो उन्होंने बनाई और वो जीत गए। अभी भी अगर लोग ये कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि नरेंद्र मोदी छोड़ के चले गए हैं, अब नरेंद्र मोदी नहीं है तो क्या रणनीति होगी, क्या प्रचार होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि दो तीन चीज़ें इसमें निकल कर सामने आती हैं। नरेंद्र मोदी का जाना इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी ने हथियार डाल दिए हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी की सभाओं में लोग नहीं आ रहे थे। नरेंद्र मोदी की सभा में भीड़ एकदम, जो कुर्सियां खाली रहती थी। नरेंद्र मोदी जो भाषण देते थे वो कहते थे पकाऊ भाषण है, अपनी बातों से पलट रहे हैं। वो बटेंगे कटेंगे सीधे तौर पे नहीं बोलते थे, लेकिन बोलते थे एक हैं तो सेफ हैं। वो धमकी देने के टोन में आ गए थे कि अगर महाविकास आघाड़ी आ गई तो भीख मंगवाएगी आप लोगों से, बूंद बूंद के लिए आप लोग तरस जाएंगे। मतलब इतना निर्लज्जता से प्रचार करना, न तो इलेक्शन कमीशन ये देख रहा है कि ये धमकी की भाषा उपयोग हो रही है, लेकिन ये बात जैसे वो हरियाणा में भी स्वीकार करते थे, धमकाते थे कि अगर हरियाणा में कांग्रेस आ गई तो आपका विकास नहीं होगा, हरियाणा में ये होगा, तो इसका मतलब वो सीधे तौर पे धमकाते हैं कि अगर यहाँ पर दूसरी पक्ष आई हमारा सिवा, हम आपको विकास करने नहीं देंगे। कैसे? जब से जीएसटी आया है, सीधे तौर पे जो भी जीएसटी कलेक्शन आता है सीधा जाता है केंद्र सरकार के पास में। केंद्र सरकार मनमाने ढंग से पैसे का जो वितरण करना चाहिए या देना चाहिए वो देती नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं कि कर्नाटक में सरकार ने कहा था कि भाई हम हमको निश्चित चावल देंगे। उसके लिए उन्होंने एफसीआई को पत्र लिखा कि भैया अब हम जीत गए, हमको चावल चाहिए। एफसीआई ने यूं कहें कि केंद्र सरकार ने रातों रात ये नियम बना लिया कि भैया अब हम सीधे तौर पे किसी राज्य को नहीं बेचेंगे, ओपन मार्केट में बेचेंगे, जिससे महंगाई काबू में रहे। अब सोचिए नरेंद्र मोदी कर क्या रहे हैं? फेडरल जो संघीय ढांचा है हमारा, उसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो राज्यों को उनको टैक्स के हिसाब से पैसा दे ही नहीं रहे हैं। गुजरात का भी पैसा बाकी है, महाराष्ट्र का भी पैसा बाकी है। दक्षिण भारत के अनेक राज्यों ने तो वहां जाके धरना किया था कि जितना हम टैक्स दे रहे हैं उतना हम हमको पैसा नहीं दे रहे हैं। और जो लोग जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे लोग के राज्य कम टैक्स दे रहे हैं, तो आप उनको अब ज्यादा दे रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमको ज्यादा दीजिए, लेकिन हमारा जो हिस्सा बनता है वो हमको दीजिए। केंद्र सरकार कर क्या रही है कि उनके विकास के जो प्रोजेक्ट है वो रोक रही है। उनके पास पैसा ही नहीं होगा राज्यों के पास में, चाहे वो जीएसटी कलेक्शन के माध्यम से आता हो या उनको लोकल स्तर के माध्यम से आता हो, या जो केंद्र के हिसाब से जो खान खनिज है उसके हिसाब से आता हो। वो अगर समय से नहीं देगी तो स्वभाव उनके प्रोजेक्ट रुक जाएंगे, उनका विकास का काम नहीं होगा। जैसे पश्चिम बंगाल में अगर बात करो आप, तो पश्चिम बंगाल में मिड डे मील का लाखों हजारों करोड़ रुपए इसलिए रोक दिए क्योंकि उन्होंने कहा कि इसमें घपला हो रहा है, हमारा फोटो नहीं लगाया जा रहा है। मतलब अगर अब राज्य को लगेगा क्या, राज्य के लोगों को ये लगेगा कि ये लोग विकास नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोकल सरकारों के पास में अगर केंद्र उन्हें पैसा ही नहीं देगा तो स्वाभाविक उनकी हालत खराब होगी। बात रही एक। नंबर 2 की बात, नरेंद्र मोदी पूरे अपने चुनावी इलेक्शन में कहते थे कि मैं ओबीसी हूं। वहां पर उन्होंने मराठा वर्सेस जो मराठा और कुणबी वर्सेस माधव बोलते हैं उसको, एक टर्म है वहां पर, माली, धनगढ़ और वंजारी, इनको अलग करने का प्रयत्न किया जिससे ओबीसी में से वो कुछ न कुछ वोट शेयर अपने हिसाब से ले सकें। दलितों की अगर हम बात करें, दलित वोट बैंक, ऐसे तो दलित अभी उनके पास में जाने की कोशिश कर रहा था, उनको लग रहा था कि दलितों का वोट हमको मिल सकता है। लेकिन जब राहुल गांधी ने
वहाँ पर संविधान की बात कही, संविधान की लाल किताब दिखाई, तो उन्होंने कहा ये तो नक्सल का रंग है। जैसे ही कहा कि नक्सल का रंग है तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को उन्होंने नक्सल अर्बन ये सब बताने की कोशिश की। दलितों को लगा कि ये खाली दिखावा है, मुखौटा है, ये दलितों का भरोसा जीतना चाहते हैं लेकिन उसको कुछ देना चाहते नहीं है। उसी तरह एसटी की बात करें हम, तो एसटी में भी ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो सरकार के हिसाब से होनी चाहिए, लेकिन दलित जो मांग कर जो आदिवासी मांग कर रहे तो उस हिसाब से उनको नहीं मिला। जैसे नौकरियों की हम बात करें, जैसे हम वहाँ पर कैसे उनकी आर्थिक स्थिति बढ़े ऐसी बात करें, कैसे उनके ऊपर जो अत्याचार है वो कम है उसकी बात करें। और साथ ही साथ में अभी जो सर्वे आया लोकपोल का, उसके अंदर स्पष्ट तौर पर आप देखो तो वहाँ महाविकास अघाड़ी को एज मिलता दिख रहा है, उसको जीतता दिखाया जा रहा है। अब कुर्सियां खाली हैं पीएम में या योगी में या जो लोग जा रहे हैं वहाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि रात को 11 बजे भी अगर शरद पवार जाते हैं तब भीड़ दिखती है, उद्धव ठाकरे जाते हैं तब भीड़ दिखती है, राहुल गांधी इवेंट जाते हैं तब भी लाखों की भीड़ वहाँ उमड़ पड़ती है। लेकिन नरेंद्र मोदी में कुर्सियां खाली होती हैं, वीडियो वायरल होता है, तब उसका कोई जवाब इनके पास नहीं है। इसलिए वहाँ के जो एक्सपर्ट हैं वो मान रहे हैं कि गाँव की हालत बहुत खराब है, नरेंद्र मोदी को पता था, इसलिए जो प्रचार वो 18 तारीख तक कर सकते थे वो उन्होंने 15 तारीख को ही समेट लिया, विदेश चले गए। पूरी जवाबदारी जो है अब सीधे तौर पे वो अमित शाह के ऊपर आ गई है। अब अमित शाह जोड़ तोड़ क्या करते हैं, या यूं कहें कि चुनाव आयोग, जिसको मैं चुनाव आयोग कहता हूं, उसके साथ क्या सेटिंग करते हैं वो एक देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर बीच में राजा या सेनापति अपनी सेना को छोड़ के चला जा रहा है तो ये मान के चलिए कि अब वो आधी जो मैच है, यूं कहें कि लड़ाई है, यूं कहें कि संघर्ष है, वो हार चुका, ये सीधा संदेश है। अनिल जी, मेरा एक दूसरा सवाल है आपसे कि जो महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, क्या अदानी का मुद्रा वो भाजपा को हरा देगी? देखिए, जिस तरह से पूरी तरीके से अजीत दादा पवार ने ये बात कही कि 2019 में सरकार बने या गिरे या क्या हो, उसके लिए जो बैठक हुई थी वो अदानी के घर पे दिल्ली में हुई थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सीधे तौर पर सरकारें जो हैं लोग नहीं बना रहे हैं, मतदार नहीं बना रहे हैं, मतदाता नहीं बना रहे हैं, वो खाली वोट दे रहे हैं। लेकिन जो धन्ना सेठ हैं वो किसकी सरकार गिरानी है, किसकी सरकार बनानी है, किसके एमएलए खरीदने हैं। क्योंकि समझिए उस समय जब 2022 में सरकार टूटी, वहाँ पे यह सरकार गिरा दी गई आसाम गुवाहाटी मॉडल पर या ऑपरेशन लोटस करके, तब एक वहाँ पे नारा प्रसिद्ध हुआ था 50 करोड़ ओके, एक बोलते 50 खोखे ओके, ऐसा करके कुछ चला था। 50 करोड़ 50 खोखे एकदम ओके, ये चला था। और उस समय ये कहा गया था कि एक एक एमएलए को या तो धमकाया गया है या तो एक एक एमएलए को 50 करोड़ रुपया दिया गया है। उसका खुलासा जो है अब जाके हो रहा है कि वो पैसे कौन दे रहा था। सीधे तौर पर ये कहें कि धारावी का लगभग 530 करोड़ 30 एकड़ जमीन है, उसकी कीमत करीब 2 लाख करोड़ है। वो जो कहते हैं कि औने पौने दाम पर जो है अदानी को देने की कोशिश हो रही है, या दिया जा चुका है या दिया जाएगा। अब वो मुद्दा राहुल गांधी उठा रहे हैं, वो घूम घूम के, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे वो महाराष्ट्र के इलेक्शन में हो, वो घूम घूम कर ये बता रहे हैं। हालांकि गोदी मीडिया इसको नहीं बता रहा है, गोदी मीडिया नहीं बताएगा भी, क्योंकि भाई उनके अपने खुद के आर्थिक जो हित हैं उसके साथ जुड़े हुए हैं। ये मुद्दा ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह अदानी को सब कुछ देने का प्लान हो रहा है अगर यहाँ पर जीत जाएंगे। मतलब सीधे तौर पर धन्ना सेठों वर्सेस गरीबों की लड़ाई जो है वो राहुल गांधी बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि पहले इंटरव्यू में अजीत दादा ने कहा कि बैठक में थे, दूसरे इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि नहीं थे, लेकिन शरद पवार ने ध्रुव ये बात कही, स्वीकार ली वहां जाके कि हाँ उस बैठक में थे क्योंकि वो मेरे मित्र हैं। और वहां पर अब सवाल ये है, तो फिर आप वहां गए थे खाना खाने के लिए या आप वहां मीटिंग करने के लिए गए थे, तो फिर अमित शाह की हैसियत से थे, बीजेपी ने अभी तक क्यों नहीं कहा कि हाँ ऐसी कुछ बैठक हुई थी, या अदानी की तरफ से ऐसा खुलासा क्यों नहीं आया। हिंडनबर्ग का जब भी कोई रिपोर्ट आता है या सीसीआर रिपोर्टर्स कलेक्टिव का जब कोई रिपोर्ट आता है, तब
बहुत बड़ा खर्रा या यूं कहें 3-4 पन्ने का रिपोर्ट या खुलासा या यूं कहें कि अपनी तरफ बात जो है या इनकार कर देना कि ऐसा कोई स्कैम नहीं हुआ। लेकिन अभी तक न तो अदानी की तरफ से ऐसा कोई खुलासा आया है इस बैठक को लेकर, उसकी बैठक में क्या हुआ था, क्या रणनीति तय हुई थी, न तो बीजेपी की तरफ से कोई आया है। लेकिन राहुल गांधी जिस तरह से इस मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं या यूं कहे कि इस मुद्दे पर वो अदानी, भाजपा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, माधवी बुच, अजीत डोभाल, इन सबको घेरने का प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि लोगों में अगर ये फीलिंग चली गई कि अदानी को सब कुछ ये देना चाहते हैं तो साथ में ये फीलिंग भी जाएगी कि ये गुजराती मिलके महाराष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं, यहाँ के उद्योगों को गुजरात ले जाना चाहते हैं, गुजरातियों को सब धन संपदा दे देना चाहते हैं। मराठी वर्सेस गुजराती का अगर फीलिंग आएगा तो ही ये कांग्रेस को फायदा हो सकता है। लेकिन बीजेपी इस मुद्दे पर बैकफुट पर है। देखो अभी तक बीजेपी ने कोई बात कही नहीं, न तो उसको नकारा है न तो उसको स्वीकारा है। अदानी लगता है इस पूरे चुनाव में बीजेपी की गले की हड्डी बन गए हैं। आपको ख्याल होगा कि जब तेलंगाना में चुनाव था तब नरेंद्र मोदी कहते थे कि क्या अदानी अंबानी टेम्पो में भर के पैसा भेज रहे हैं क्या कांग्रेस की तरफ। मतलब साफ था कि वो पैसा जो है वो बीजेपी में जा रहा है टेम्पो में भर के। यही कहना चाहते हैं शायद नरेंद्र मोदी, उस समय यही कहना चाहते हैं, लेकिन लोगों समझ पाए नहीं। ऐसे भी नरेंद्र मोदी अपने यू टर्न के लिए फेमस हैं, लेकिन ये मुद्दा अब महाराष्ट्र में जन जन तक जा रहा है, ये मुद्दा गांव खेड़े में जा रहा है, ये मुद्दा स्वयं धारावी में चला गया है। कांग्रेस इसको क्यों न उठाए, क्योंकि जब शरद पवार, यह बहुत बड़ी चर्चा है कि एक बहुत बड़े उद्योगपति ने लगभग 3400 करोड़ रुपए कंटेनर में भर के भेजा है और साथ में अब वो कौन है सबको पता है, कोई नाम नहीं ले रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं। लेकिन जब बात होती है गुजरात का एक बड़ा धन्ना सेठ या बना उद्योगपति तो लोग समझ जाते हैं कि अदानी की बात कर रहे हैं। तब अदानी किस तरह से पॉलिटिकल इवेंट, मतलब पॉलिटिक्स में आके सब कुछ कर रहे हैं, अदानी किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, देश की सरकार बना रहे हैं, सांसदों को जो और एमएलए को खरीद रहे हैं, ये पूरा आरोप जो है वो पहले से कांग्रेस लगाते आई है। लेकिन अब ये बात जब अजीत पवार और शरद पवार स्वीकार कर रहे हैं तब लोगों को मन में एक फीलिंग चला गया कि जब अदानी को ही सब कुछ करना है तो हम सीधे तौर पर क्यों ना अदानी को ही प्राइम मिनिस्टर बना दें। आपको ख्याल होगा कुछ समय पहले कुणाल कामरा करके एक बहुत बड़े हाथ स्टैंड अप कॉमेडियन है, वो सीधे तौर पे वहां पहुंच गए थे एक लेके कि भैया हम बिचौलियों को क्यों चुने। वो उनका स्टैंडिंग कमेटी में है, वो बोलते हैं कि भैया मेरे और अदानी के बीच में बिचौलिया क्या कर रहा है, मतलब नरेंद्र मोदी क्या कर रहा है। हम चाहते हैं तो सीधे उसी को पीएम बना दें, जब उसी को सब कुछ देना है, उसी के माध्यम से सब कुछ आपको चलाना है तो क्यों ना हम उसी को सीधा वोट दें, वही पीएम बन जाए। जैसे ट्रंप ने अमेरिका में सीधे तौर पर एलन मस्क का समर्थन लिया तो उन्होंने उनका एक विभाग का मंत्री बना दिया, तो क्यों पीएम मोदी इनको मंत्री नहीं बना दे रहे हैं और सब कुछ उन्हीं को सौंप दे रहे हैं। और लोगों के मन में अब धीरे धीरे ये धारणा बनती जा रही है, घर करती जा रही है, आदिवासियों के मन में, गरीबों के मन में कि जो महंगाई बढ़ रही है वो अदानी के कारण, अंबानी के कारण, टाटा के कारण, भारती मित्तल के कारण, आदित्य बिरला ग्रुप के कारण। क्योंकि एक लेख लिखा गया था आचार्य जो वीरल आचार्य उनके माध्यम से, जो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर थे, कि 5 लोगों के कारण महंगाई बढ़ रही है, तो लोगों को महंगाई भी असर कर रही है, लोगों को अदानी भी असर कर रहे हैं और लोगों को बीजेपी भी असर कर रही है। इसलिए जो अदानी जो है पूरे चुनाव में अगर बीजेपी की हार होती है ध्रुवी, तो ये मान के चलिए उसके लिए अदानी जवाबदार होंगे, उसके लिए वो नैरेटिव जवाबदार होगा कि अदानी जो है सीधे तरीके से सरकार चला रहे हैं। अनिल जी, मेरा आपसे एक और सवाल है कि क्या महायुति में भाजपा को हराने पर उतारू है? देखिए, महायुति का खेल ही मुझे तो नहीं समझ में आता है, क्या समझ में। कभी महायुति है, कभी महायुति नहीं है, कभी बीजेपी में ही लोग फडणवीस का विरोध करने लगते हैं, तो कभी देवेंद्र फडणवीस जो है वो अजीत दादा पवार को बोलते वो नासमझ है, बटेंगे करने को समझते नहीं है, तो कभी एकनाथ शिंदे जो हैं उनके कार्यकर्ता अजीत पवार का विरोध करते हैं, तो कभी सीधे तौर पे देवेंद्र फडणवीस का और भाजपा का विरोध करने लगते हैं। अब देखिए, आपको मजे की बात होगी कि कल उद्धव ठाकरे एक सभा में गए, वहाँ पर शिंदे ग्रुप के आदमी मुस्लिम जो है वो खड़े हैं। वहाँ उन्होंने कहा कि ये अब्दुल सत्तार जो है ये गद्दार है, वो मेरे समय में आया था और मेरी गलती थी, लेकिन इसको हराना है।
वहां से बीजेपी के लोग खड़े नहीं है, वहां से एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोगों को मैं चाहता हूं कि मेरे साथ आए और इनको हराने में मदद करें। आप समझ लीजिए, जब उन्होंने ये बात कही कि उनका सीधा इशारा क्या था, उनका सीधा इशारा ये था कि ये लोग गद्दार हैं, मेरी पार्टी इन्होंने तोड़ी है, तो इनको अब हराना है। ये बात जो मैंने कही वो एकनाथ शिंदे वर्सेस उद्धव ठाकरे की, जो बात मैं आपको बीजेपी की कहने जा रहा हूं तो इससे भी ज्यादा खतरनाक है। बीजेपी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम अब्दुल सत्तार का जो प्रचार नहीं करेंगे, जो जिसान जो बाबा सिद्दीकी की हत्या थे हो गई, उनका लड़का है वो उसका प्रचार नहीं करेंगे, हम नवाब मलिक का प्रचार नहीं करेंगे, हम जो उनकी लड़की है नवाब मलिक की सना मलिक उसका प्रचार नहीं करेंगे। पीएम मोदी आए अनेक जगहों पर, न तो अब्दुल सत्तार दिखे, न तो नवाब मलिक दिखे, न तो जिसान दिखे, मतलब स्पष्ट तौर पर जो बटेंगे कटेंगे जो नारा दिया था उससे मुस्लिम कैंडिडेटों ने, भले वो महायुति में है, वो अलग हो गए, अलग दिख रहे हैं, अलग तरीके, उनको पता है कि इससे हम जुड़ेंगे तो हमारे मुस्लिम जो है हमको खुद माइनॉरिटी वाले जो वोट नहीं देंगे, उससे हमको नुकसान होगा। बात अब बीजेपी की आई तो बीजेपी के अंदर पूरा धड़ा जो है राव साहब दानवे और ये सबका, वो नहीं चाहता है कि जो देवेंद्र फडणवीस ने वो सीएम बने। सीएम अगर बीजेपी के रूप में वो बनते हैं तो हमको अगर प्रोजेक्ट होते हैं तो मुझे लगता है कि अमित शाह खुद नहीं चाहेंगे वो बनेंगे, क्योंकि इसके पीछे भी एक कहानी है। दुरुस्त के पीछे कहानी ये है, कहते हैं लोग, सुना है जो मैंने बात, और बहुत बड़े बड़े पत्रकार जो है अशोक वानखेड़े जैसे पत्रकार कहते हैं कि एक गुजराती शेठ के लिए अमित शाह ने फोन लगाया और कहा, जब वो 2014 से 2019 में देवेंद्र फडणवीस सीएम थे तब, कि भैया इनका आपको काम करना है, लेकिन उनका काम किया नहीं, बार बार फोन करने के बावजूद भी काम किया नहीं, क्योंकि देवेंद्र को लगता था कि नरेंद्र उनकी मदद करेंगे। नरेंद्र मतलब नरेंद्र मोदी से बात कर रहा हूं। उस समय पूरा एक नैरेटिव चला कि मुंबई महाराष्ट्र में देवेंद्र और दिल्ली में नरेंद्र, लेकिन ये बात जो है ये उनका काम नहीं हुआ तो अमित शाह को अच्छा लगा नहीं। इसलिए देखिए दूसरे टर्म के अंदर अमित शाह चाहते तो देवेंद्र फडणवीस सीएम फिर से बन सकते थे, क्योंकि एकनाथ शिंदे जो हैं वो सीएम बनने आए ही नहीं थे, वो तो डेप्यूटी सीएम पद से ही खुश थे। लेकिन बाद में पूरा माजरा जो बना और इसके बाद सीधे तौर पर उनको डेप्यूटी सीएम बनाया गया, मतलब डिमोशन किया गया देवेंद्र फडणवीस का। अभी भी वो सीएम बनेंगे कि नहीं वो एक बड़ा बात है। मतलब जूतम पैजार जो है स्वयं बीजेपी के अंदर हो रही है। ये तो आरएसएस है जिसने सभी गुटों को जोड़ के रखा है। आरएसएस को पता है अगर सत्ता नहीं आई तो यहाँ हमारे पर केस होंगे, जिस तरह राहुल गांधी पर केस किया हुआ है, जिस तरह अलग अलग लोगों को अंदर डाला हुआ है जेल में, उस तरह यहाँ पर भी ये सब चीजें हो सकती हैं। अब हो सकती हैं तो सब मिलकर अभी लड़ रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद क्या होगा वो एक सवाल है। क्या इलेक्शन के बाद अजीत पवार रहेंगे महायुति के साथ में, वो एक सवाल है। क्या एकनाथ शिंदे रहेंगे, वो एक सवाल है। क्या शरद पवार रहेंगे एमवीए के साथ में, वो भी एक सवाल है। मतलब बहुत सारे सवालों के बीच में लड़ाई महायुति जो है अंदर अंदर लड़ाई करती दिख रही है, कमजोर होती दिखाई दे रही है। बीजेपी एकला चालों की नीति से चल रही है। दूसरी तरफ साथ में अगर हम बात करें कि एमवीए वो मजबूत होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने कुछ सेल्फ गोल किए हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे और शरद पवार मजबूती से बैटिंग कर रहे हैं। इसलिए कल का जो लोकपोल का जो रिजल्ट आया, या यूं कहें कि उसका सर्वे आया, उसके अंदर बढ़त क्यों दिखाई दे रही है। हाँ, पीछे से क्या होगा, अधिकारी क्या करेंगे, अधिकारी कैसे करेंगे, वो जरूर से एक चिंता की बात है। और उससे लड़ने के लिए ही बूथों पर कैसे लड़ा जाए, अपने कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने का काम, फॉर्म 70C कैसे भरे, कैसे आप डट के खड़े रहें, कैसे कुछ घाल मिलना हो तो कैसे आप सीधे जवाब दें, कैसे कंप्लेन करें। अब ये सब जो बातें हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस और सभी एमवीए की जो घटक दल हैं वो कर रहे हैं। लेकिन ये बात है कि जूतम पैजार बीजेपी के अंदर ही हो रहा है। तो अनिल जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के झांसी में जिस तरह से एक अस्पताल में आग लगी और 10 नवजात बच्चे की मृत्यु हो गई, बावजूद इसके सीएम योगी प्रचार पर निकल गए हैं, तो क्या इसका भी चुनाव पर असर पड़ सकता है? देखिए ध्रुवी, आपने बहुत मार्मिक सवाल पूछा है। सुबह जब मैं अलग अलग टीवी चैनल पर जो माताएं हैं जिनके बच्चे झुलस गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, कोयला बन गए हैं या मर गए हैं, वो देख के मैं अंदर से द्रवित हो उठा। हमें तब मुझे शायरी याद आ गई
कि जिसे चुना है तूने उसके कत्ल का हुनर देखकर फिर रोता क्यों है तू लाशों का शहर देखकर। आपने योगी को चुना ही इसलिए है कि वो कट्टर हैं, वो कट्टर हिंदुत्व हैं। आपने उत्तर प्रदेश वासियों को मैं कह रहा हूँ, न तो आपने अच्छे हेल्थ पर, न तो आपने अच्छी व्यवस्थाओं पर, न तो सड़कों पर, न तो अच्छी स्कूल पर, न तो अच्छे रेलवे स्टेशन पर, आपने उस पर तो योगी जी को नहीं चुना, मोदी जी को नहीं चुना, आपने मंदिर पर चुना। तो फिर क्या होगा हाल। लगभग 7-8 साल से वहाँ बीजेपी है, लेकिन वहाँ स्कूलों की हालत अच्छी नहीं है, वहाँ अस्पतालों की हालत अच्छी नहीं है। अस्पताल हैं तो वहाँ न तो डॉक्टर हैं पूरे, न तो दवाएं हैं पूरे, न तो अब समझ में वहाँ आ रहा है कि उस जो झांसी रानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल जो बुंदेलखंड का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल है, उसमें इस तरह की घटना घटती है और पूरा अफरा तफरी फैल जाता है, कोई व्यवस्था नहीं होता। सोचिए, बावजूद उसके वहाँ का निर्लज्ज सीएम, वहाँ का कहते हैं कि जिसमें दया विहीन सीएम, वो प्रचार में निकल जाता है। 9 सीटों पर वहाँ बाई इलेक्शन, क्या वो 9 सीटें जीतना उसके लिए मायने रखते हैं कि वो जाता अस्पताल में उनके माता पिता से बात करता, उनके परिजनों से बात करता, उनको सहानुभूति देता और जो इसमें कोताही बरते हैं उनको दंड देता। लेकिन कैसे देगा आप समझो, योगी जो अजय बिष्ट के नाम से फेमस, वो कैसे देंगे? वो खुद इसमें शामिल है। अगर मैं होता सुप्रीम कोर्ट तो मैं आपको बता दूं संज्ञान लेता और इस बंदे को यानी इस योगी को बुला के अपने यहां 7 दिन कम से कम कारावास देता, कम से कम उस चीफ सेक्रेटरी को, हेल्थ सेक्रेटरी, सबको बुला के 7 दिन जेल में डाल देता, ताकि कोई भी सीएम इतनी हिम्मत ना करे कि कम से कम हेल्थ की व्यवस्था ना करे और इस तरह कोई घटनाक्रम छोड़कर वो चला जाए सीधे तौर पर। नालायकी उसकी नहीं है, अब नालायकी तो हमारे यहाँ के सीएम की भी है। आपको बता दूं, हमारे यहाँ के सीएम प्रचार में गए, मतलब गुजरात के जो सीएम हैं वो प्रचार में कहाँ गए हुए हैं? वो प्रचार में महाराष्ट्र गए हुए हैं। गुजरातियों के, गुजराती कैसे वोट दें? गुजराती तो वोट देंगे, आप जाएं कि ना जाएं, आप तो रबर स्टैंप में, कौन पूछता है आपको? आप वहां जाके बोलेंगे तो क्या गुजराती वोट देंगे? पर आप तो रबर स्टैंप हो, आपके मंत्री, आपके कार्यकर्ता मोदी के नाम पर लोग वोट देते हैं, लेकिन फिर भी लोग प्रचार में कर चले जाते हैं। गुजरात में भी इस तरह का एक घटना घटा है, लोगों को एक अस्पताल ने कमाई के चक्कर में मार दिया, वो माफिया थे, उन्होंने उसको मार दिया। बावजूद उसके उसमें उनके लोगों को पकड़ने के, उनको लोगों को आश्वासन देने, कोई बीजेपी का आदमी वहां नहीं गया। आपको बता दूं, गुजरात में भी कोई बीजेपी का आदमी उनके परिजन के यहाँ नहीं गया। अब रोज कौभांड खुल रहे हैं कि उसने इस गांव में कैंप किए थे, उसने इस गांव में कैंप किए थे, ये किया था। भैया समय रहते ही आपने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि आप एक रबर स्टैंप हो। योगी से ऐसी अपेक्षा नहीं थी, हालांकि ऐसी अपेक्षा थी, क्योंकि योगी को आपने तो धर्म के नाम पर चुना है, मंदिर मस्जिद के नाम पे चुना है। फिर क्यों रो रहे हैं आप? फिर क्यों चिंगाड़ मार मार के रो रहे हैं कि हमारे बच्चे मर गए? क्योंकि याद रखिए, महाभारत में ध्रुवी, आपको बता दूं, वो सब लोग मारे गए थे जिन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था, साथ में वो सब मारे गए थे जो उस सभा में तो मौजूद थे और कुछ बोले नहीं थे। भुगतना उनको भी है, याद रखिएगा। आपने वोट दिया है तो भुगतोगे आप भी, लेकिन जो लोग चुप हैं, इस विरोध में नहीं बोल रहे हैं, ये इस अन्याय के विरोध में, उनको भी भुगतना होगा। आपके बच्चे भी ऐसे ही जल के खत्म हो जाएंगे, रेलवे में एक्सीडेंट होगा, पर्चे लीक हो जाएंगे, पर्चे समय से होंगे नहीं, आतंकवादी हमला होगा। मणिपुर अभी शांत नहीं हो रहा है, बावजूद इसके देश अभी जो है वो बेशर्मी के अमृतकाल में चल रहा है। आपको बता दूं, बेहद खतरनाक घटनाएं होने जा रही हैं। हमारे यहाँ से जो हमारा शेयर बाजार है उसमें 48 से 50 लाख करोड़ विदेशी कंपनियों ने निकाल लिए हैं। कब जाके हमारा शेयर मार्केट गिरेगा और कब आपका 100 रुपए का शेयर जो बाजार हो 50 पैसे 1 रुपए में हो जाएगा, वो कह नहीं सकते। हम बारूद के ढेर पर बैठे हैं। आर्थिक रूप से मैं बात करूं, खोखला कर दिया है देश में। इनके पास केवल मंदिर मस्जिद, बकरी, गाय, भैंस, उसी की बात है। इन्होंने तो क्या किया पता है आपको? गाय को हिंदू बना दिया है, बकरे को मुस्लिम बना दिया है। हर जगह समाजों को बांटा, कौमों के बीच में बांटा और फिर बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। और अगर कोई विरोध करता है, वहां खाली अजीत दादा पवार ने विरोध नहीं किया, वहां पर पंकजा मुंडे ने विरोध किया, वहां पर अशोक चौहान ने विरोध किया, बहुत सारे लोगों ने विरोध किया। लेकिन बावजूद उसके वहां पर जो देवेंद्र फडणवीस से कहते हैं कि ये भाषा, हमें ये बात
जो है ये लोग समझ नहीं पाए हैं। मतलब साफ है कि देश जो है वो बेशर्मी के अमृतकाल के गर्त में धंसता जा रहा है। पीएम को कुछ नहीं पड़ा है, न तो पूरे भाजपा को कुछ पड़ी है, और आरएसएस चाहता ही है कि कौमी मुद्दे पर देश बटा रहे और बीजेपी सत्ता में आती रहे। तो हमारे साथ ये जुड़े थे अनिल जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे साथ आप जुड़े, हमारे मंच पर पधारे। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना, नमस्कार।